हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, ठीक है, जिसमें आपकी परीक्षा 8 मई से शुरू हो रही है। और आज की इस क्लास में हम लोग पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का जो 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको समझने वाले हैं। और इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आपको जो आपकी परीक्षा अब मई 2026 में होने को है उसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हमारे 2025 के हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। कहता है कि जीव विज्ञान में, और हाँ अब समय बहुत कम बचा है, सब्जेक्ट बहुत सारे पढ़ाने तो थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको जरूर समझेंगे। जीव विज्ञान में समस्या समाधान विधि की एक प्रमुख विशेषता ये है कि रटकर याद करना नहीं, हम कभी भी कहीं भी बच्चे को रट्टाफिकेशन की तरफ बढ़ावा नहीं देंगे। ना तो एक तरफा शिक्षण होगा, निष्क्रिय शिक्षण नहीं होगा, शिक्षण जब भी होगा तो सक्रिय होगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन बचता है, वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग। कहने का मतलब है कि जब बच्चा समस्या समाधान विधि जो है ये बच्चे को, यहाँ पे बालक जो है रियल लाइफ में चीज़ों को प्रयोग करना सीख जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। पाठ्यक्रम डिजाइन में सर्पिल दृष्टिकोण जो है ये दोहराव से बचता है, जटिलता के बढ़ते स्तरों पर कॉन्सेप्ट पर फिर से विचार करता है, केवल सरल सामग्री का उपयोग करता है, विषयों को केवल एक बार पढ़ाता है। देखिए, जहाँ केवल लग जाए वहाँ समझ लेना कि आंसर ये 99% हमारा बाहर हो जाएगा, अगर हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव है तो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाठ्यक्रम डिज़ाइन है इसमें जो सर्पिल दृष्टिकोण होता है ये जटिलता के बढ़ते स्तर पर कॉन्सेप्ट पर फिर से विचार करता है। मतलब इसमें एक रिवीजन की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे बालक एक ही सब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट को अपनी उसमें लर्निंग के दौरान उसको बार बार पढ़ता है, ठीक है। और क्या होता है कि इसमें हर बार जब सब्जेक्ट को बालक दोहराएगा, उस पर जब फिर से विचार करेगा तो उसकी गहराई और उसकी कठिनाई का स्तर भी बढ़ता जाएगा। और ये जो विधि है ये नए ज्ञान को छात्र का जो प्रीवियस नॉलेज है, जो उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस है और सीखी गई जो भी चीज़ें हैं उनसे कनेक्ट करता है, ठीक है, जिससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है। अगला क्वेश्चन मिलेगा हमको, जीव विज्ञान में टीम शिक्षण बढ़ाता है। टीम शिक्षण जहाँ पे जो है 2 या 2 से अधिक टीचर मिलकर के बच्चों के एक ग्रुप को पढ़ाते हैं, ठीक है। इससे होता ये है कि सहयोगी शिक्षण को बढ़ावा मिलता है, यानी कोलैबोरेशन को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पे टीचर और छात्र दोनों मिलकर काम करते हैं, जिससे एक दूसरे की मदद करने की भावना बढ़ती है और कई दृष्टिकोणों के संपर्क में आना। भाई यहाँ पे चूंकि टीम शिक्षण होता है, कई सारे टीचर्स मिलकर के पढ़ा रहे होते हैं, तो बालक यहाँ पे जो है एक ही समस्या या टॉपिक को देखने का, समझने का, उसको अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझने का मौका मिलता है उससे, है ना, जिससे उसकी सोच का दायरा भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आईसीटी उपकरण, यानी कि जो हमारा टेक्नोलॉजी का उपकरण, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कौन सा आईसीटी उपकरण जटिल जैविक प्रक्रियाओं को देखने के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है? कौन सबसे प्रभावी माना जाता है? तो वह हमारा एनिमेटेड सिमुलेशन है। सर क्या है? एनिमेटेड सिमुलेशन। ओके, ये क्या है? देखिए, आपके बायोलॉजी में कई सारे ऐसे प्रोसेस प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कोशिका विभाजन हो गया, डीएनए हो गया या प्रकाश संश्लेषण हो गया। ये जितनी भी जो जटिल प्रक्रियाएं हैं इनको समझने के लिए एनिमेटेड सिमुलेशंस सबसे प्रभावी आईसीटी उपकरण माना जाता है। इतनी बात क्लियर है। जीव विज्ञान शिक्षण में डिजिटल माइक्रोस्कोप का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो जब आप डिजिटल माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं तो उसका लाभ क्या है? वे समूह में देखने के लिए वास्तविक समय प्रक्षेपण प्रदान करते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? देखिए, डिजिटल माइक्रोस्कोप को कंप्यूटर या प्रोजेक्टर से जोड़ दिया जाता है, ठीक, जिससे पूरी क्लास एक साथ जो है स्लाइड को स्क्रीन पर देख सकती है। वास्तविक समय प्रक्षेपण, रियल टाइम प्रोजेक्शन, यहाँ पे टीचर जो है वो स्लाइड को लाइव दिखाते हुए उसके जो भी मेन पार्ट्स हैं या उसकी जो भी संरचना है उसको साथ में ऐसे मार्क करता चलता है, जिससे छात्रों को समझाने में आसानी हो जाती है। ऑप्शन बी राइट हो गया। कौन सा आईसीटी संसाधन छात्रों को जीव विज्ञान में आभासी प्रयोग करने में सबसे अच्छा समर्थन कर सकता है? कौन कर सकता है भाई? तो शैक्षिक ऐप हो गया, ई पुस्तकें, विज्ञान पत्रिकाएं या फिर वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म।
तो सबसे अच्छा समर्थन कौन देगा? वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म, वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म आमतौर पर इंटरैक्टिव बायोलॉजी क्विज के लिए उपयोग किया जाता है? MS वर्ड, कहूट, नोटपैड या फिर एक्सेल? तो वो है हमारा कहूट। इसको हम कहते हैं KAHOOT, कहूट है। ठीक है, ये एक गेम बेस्ड टीचिंग प्लेटफॉर्म होता है जो गेम आधारित होता है, जो बायोलॉजी को इंटरैक्टिव और मज़ेदार बना देता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है। ICT जीव विज्ञान की कक्षाओं में छात्रों की भागीदारी को कैसे बढ़ाता है? यहाँ पे छात्रों की भागीदारी कैसे बढ़ती है, उनका इंटरेस्ट कैसे बढ़ता है, रुचि कैसे बढ़ती है क्लास में? पाठ्यपुस्तक पढ़ने को बढ़ाकर कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ो? नहीं, ऐसा नहीं है। छात्र शिक्षक बातचीत को कम करके नहीं, बातचीत को कम नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे हम। कक्षा में भागीदारी कम नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे। एक ही ऑप्शन बचता है, मल्टीमीडिया सामग्री और इंटरैक्टिव टूल के माध्यम से। आप मल्टीमीडिया सामग्री का यूज़ कर रहे हो, ऐसे टूल्स जिनसे बच्चा आकर्षित हो रहा है, उसको जो है कि देखने सुनने का मौका मिल रहा है, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को, छात्रों की भागीदारी को बढ़ाते हैं। जीव विज्ञान शिक्षा में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की क्या भूमिका है? जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये केवल वीडियो चलाने के लिए नहीं है, ये सीखने को वितरित करने, ट्रैक करने और प्रबंधित करने में काम आता है। कैसे? देखिए, ये जो LMS है, ये एक सॉफ्टवेयर या इसको एक वेब आधारित तकनीक कह सकते हैं, जो हमारी जो शिक्षा से जुड़ी जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको वेल ऑर्गेनाइज्ड करती है। ठीक है, और आपको पता है जैसे यहाँ पे बात हो रही है सीखने को वितरित करने, वितरण मतलब इसमें टीचर इसके माध्यम से बायोलॉजी के जो भी जो नोट्स होते हैं या जो एनिमेशन वीडियो है, जो रिसर्च पेपर होते हैं, वो छात्रों को एक ही स्थान पर उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरी बात, ट्रैक करना। LMS ये रिकॉर्ड रखता है, जो LMS की बात हो रही है, ये रिकॉर्ड रखता है कि छात्र ने किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ा है, क्विज में कितने नंबर्स उसने हासिल किए हैं और उससे कहाँ कठिनाई आ रही है, ये ट्रैक कर लेता है LMS। और प्रबंधित मैनेजमेंट के लिए ये पूरे कोर्स का पाठ्यक्रम, उसका टाइम टेबल, असाइनमेंट, ये हर चीज़ को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। इसलिए जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे बेस्ट हो जाएगा। जीव विज्ञान शिक्षण में YouTube का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो भाई अगर आप YouTube का यूज़ कर रहे हैं मतलब आप जैविक अवधारणाओं की उच्च गुणवत्ता वाली दृश्य व्याख्याएं देख रहे हो। भाई YouTube पे क्या है कि आप जीव विज्ञान से संबंधित जो कठिन से कठिन चीज़ें हैं उनको भी आसानी से समझ लेते हैं, और एक नहीं कई टीचर्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो वो आप उच्च गुणवत्ता वाली दृश्य व्याख्याएं देख सकते हो, जिसमें टीचर्स अपने स्मार्ट बोर्ड पे चीज़ों को दिखा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, तो आपको उच्च गुणवत्ता वाली चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरैक्टिव जीव विज्ञान प्रस्तुतियाँ बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो देखिए, इंटरैक्टिव जीव विज्ञान प्रस्तुतियाँ, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है हमारा MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट से ही जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी स्लाइड बनी है MS और पावर पॉइंट से पढ़ा भी रहे हैं, तो MS पावर पॉइंट जो है ये प्रेजेंटेशंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और है भी। ICT उपकरण जीव विज्ञान के टीचर्स की हेल्प कैसे करते हैं? देखिएगा, जो ICT उपकरण, जो टेक्नोलॉजिकल हमारे उपकरण हैं, वो कैसे, ये क्या करते हैं कि अमूर्त अवधारणाओं को समझना आसान बना देते हैं। जीव विज्ञान में कई ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता, तो ICT के माध्यम से हम उन वीडियोस को, एनिमेशन को, जो अभी ऊपर बात हुई सिमुलेशन की मदद से हम चीज़ों को सीधे जो है उनको समझ सकते हैं। जो चीज़ें सीधे दिखाई नहीं देती, जैसे कोशिका के अंदर की प्रक्रिया नहीं दिखाई देती, उन्हें आसान और क्लियर तरीके से इनके माध्यम से हम समझ सकते हैं। ऑप्शन बी राइट हो गया। निम्न में से कौन सा ICT उपकरण पूरी कक्षा के लिए स्क्रीन पर सूक्ष्म चित्र प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म चित्र, छोटे से चित्र को प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग होता है भैया? तो उसके लिए हम डिजिटल माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। सर किसका? डिजिटल माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। इस उपकरण में क्या होता है, एक कैमरा लगा होता है जो माइक्रोस्कोप की स्लाइड पर जो भी सूक्ष्म चित्र रखा है या कोई बहुत छोटा जीव रख दिया गया है या जो है कोशिका का कोई चित्र है, तो उसको डिजिटल रूप में ये बदल देता है। इसे कंप्यूटर या प्रोजेक्टर से जोड़ करके पूरी क्लास के लिए स्क्रीन पर लाइव दिखाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो गया। ग्रामीण जीव विज्ञान कक्षाओं में
आईसीटी का उपयोग करने की एक बड़ी चुनौती ये है कि वहाँ पे अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और इंटरनेट की सबसे बड़ी समस्या होती है। कहाँ? गांव में। ठीक है, इसलिए जो आईसीटी के टूल्स हैं, औजार हैं, जो लाइट से या इंटरनेट से चलते हैं, वो नहीं चल पाते हैं। डीएनए की संरचना सिखाने के लिए सबसे अच्छी आईसीटी विधि क्या है? अगर आप डीएनए की संरचना बच्चों को सिखाना चाहते हो तो उसके लिए 3D एनिमेशन या फिर सिमुलेशन दिखाना सबसे अच्छा माना जा सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कहता है कि जीव विज्ञान शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करके छात्र कैसे सहयोग कर सकते हैं? तो जीव विज्ञान शिक्षा में अगर आप आईसीटी का उपयोग कर रहे हो तो यहाँ पे कैसे सहयोग हो पाएगा भाई? चर्चा मंचों और साझा दस्तावेजों में शामिल होकर। कैसे भाई? देखिए, जीव विज्ञान शिक्षा में आईसीटी का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये छात्रों को एक जो लिमिटेशंस होती हैं उनसे बाहर जा कर के काम करने का अवसर देता है। अब जैसे यहाँ पे साझा दस्तावेज की बात हो रही है, शेयर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, तो जैसे आप गूगल डॉक्स के बारे में जानते हैं, तो ऐसे टूल का उपयोग करके बालक या छात्र एक ही समय में एक ही लैब रिपोर्ट या प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ साझा करके, और वो जो है एक दूसरे के काम को देख सकते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। चर्चा मंच, जो डिस्कशन फोरम्स होती हैं, यहाँ जो बालक है वो जो उसकी कठिन चीज़ें हैं जिसको वो नहीं समझ पा रहा है उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, एक दूसरे के डाउट्स का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सहयोगी शिक्षण, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। ठीक है, जिससे बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑप्शन सी बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। आईसीटी जीव विज्ञान में विभेदित सीखने में मदद करता है। विभेदित सीखने में मदद करता है, शिक्षार्थियों को सीखने के मार्ग और गति चुनने की अनुमति दे करके। यहाँ पे विभेदित सीखना मतलब डिफरेंशिएटेड लर्निंग, ये एक ऐसी टीचिंग मेथड है जिसमें टीचर हर बालक की व्यक्तिगत क्षमता, उसका सीखने का स्तर, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है फॉर्मेट तैयार करता है। ठीक है, तो आईसीटी जो है यहाँ पे वो इसमें बहुत हेल्प करता है। इसमें क्या है कि शिक्षार्थियों को सीखने के मार्ग और गति चुनने की अनुमति देता है। आईसीटी कैसे? देखिए, अब इसमें आईसीटी के माध्यम से छात्र अपनी समझ के अकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हैं, है ना। उस वीडियो को जहाँ मन किया वहाँ रोक करके उसको समझ सकते हैं, वीडियो को बैक कर सकते हैं, है ना। और जो कठिन चीज़ें हैं उनको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। जो जिस बच्चे को चीज़ जल्दी समझ में आ रही है वो फटाफट वीडियो आगे बढ़ा करके देख लेगा। तो यहाँ पे बालक अपने अकॉर्डिंग, हर बालक अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देख सकता है, समझ सकता है। इस तरीके से आईसीटी हेल्प कर रहा है। ओके, जीव विज्ञान के मूल्यांकन के लिए आईसीटी के सर्वोत्तम उपयोगों में से एक क्या है? जीव विज्ञान के मूल्यांकन के लिए देखिएगा, ऑनलाइन क्विज और त्वरित प्रतिक्रिया टूल का उपयोग, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। त्वरित प्रतिक्रिया मतलब इंस्टेंट आप उस पर फीडबैक दे रहे हो। ऑनलाइन क्विज, जैसे जो ऑनलाइन क्विज की बात हो रही है, ऑनलाइन क्विज पूरा करते ही छात्रों को तुरंत पता चल जाता है कि उन्होंने कहाँ गलती की है। इसे सीखने की प्रक्रिया बच्चे की तेज हो जाती है क्योंकि उसे तुरंत अपनी गलती पता चलती है। जैसे अभी हमने ऊपर कहूट की बात की थी, है ना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं आईसीटी की जो बच्चे को इन सब कामों में हेल्प करती हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शिक्षा में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य निम्न में से कौन सा होता है? किसका उद्देश्य मूल्यांकन का? अगर आप बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है छात्रों की ताकत और कमजोरियों की पहचान करना, क्योंकि मूल्यांकन करने से पता चलता है कि छात्र की स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ तक समझ सकता है, अंडरस्टैंडिंग इसकी कैसी है, किन चीज़ों में कमज़ोर है, कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, क्या क्या इसकी कमजोरी है, वो सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं। जीव विज्ञान में योगात्मक मूल्यांकन मुख्य रूप से निम्न प्रकार केंद्रित है। योगात्मक मूल्यांकन मुख्य रूप से निम्न पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है भाई? आपको पता है शिक्षा में दो मुख्य प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। एक होता है आपका रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा होता है योगात्मक मूल्यांकन। और सबसे अच्छा माना जाता है आपका रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ओके, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो क्या है कि शिक्षण के दौरान चलता रहता है, जबकि जो हमारा योगात्मक मूल्यांकन होता है ये हमेशा
जो है कि जब सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है या तिमाही छमाही परीक्षा खत्म हो जाती है, उसके बाद वो जो परीक्षा ली जाती है, छमाही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा या कोई यूनिट कंप्लीट हो गई, उसके लास्ट में बच्चे का योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। इसका उद्देश्य ये जानना होता है कि छात्र ने, बालक ने कुल मिलाकर कितना सीखा। उसके आधार पर छात्रों को ग्रेड दिया जाता है, नंबर्स दिए जाते हैं, मार्कशीट दे दी जाती है। ठीक है, तो ये एक अवधि के अंत में, अवधि आपकी क्या कंप्लीट हो गई, सेमेस्टर कंप्लीट हो गया या तिमाही की परीक्षा हो गई या एक जो भी आपने बीच बीच में यूनिट वाइज टेस्ट आपने रख लिए, तो एक अवधि के अंत में छात्रों के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन यहाँ पे किया जाता है। जीव विज्ञान में रचनात्मक मूल्यांकन की क्या भूमिका है? रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है ये पूरे पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों की अंडरस्टैंडिंग पर प्रतिक्रिया एकत्र करना इसका काम है। भाई रचनात्मक मूल्यांकन जो है ये मूल्यांकन पाठ पढ़ाते समय या यूनिट आप पढ़ा रहे हैं तो उसके दौरान लगातार चलता रहता है। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो चैप्टर के बीच बीच में भी बच्चों से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि बच्चा कहाँ पे समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, कहाँ गलती कर रहा है। और अगर मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मेरे अंदर कहीं कमी है, तो टीचर अपनी जो उसकी जो शिक्षण प्रक्रिया उसको भी सुधारता है वो। ठीक है, तो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों की समझ पर प्रतिक्रिया एकत्र करना रचनात्मक मूल्यांकन का काम है। जीव विज्ञान में दीर्घकालिक समझ की जांच के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन सबसे उपयुक्त माना जाता है? एक प्रोजेक्ट जो पूरे पाठ्यक्रम को कवर करता है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीव विज्ञान में छात्रों की दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए कौन सा मूल्यांकन सबसे अच्छा है? तो एक प्रोजेक्ट करवाओ जो पूरे पाठ्यक्रम को कवर करता हो। बच्चों से ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करवाओ जो पूरे सिलेबस को कवर कर रहा हो। ठीक है, अब भाई दीर्घकालिक समझ का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ बालक सिर्फ याद नहीं करता बल्कि चीज़ों को समझता है, उसको अप्लाई करके देखता है, दूसरी चीज़ों से कनेक्ट करके देखता है। प्रोजेक्ट जो होता है इसमें बालक पूरे सिलेबस को ध्यान में रखता है, रिसर्च करता है और उसको रियल लाइफ में अप्लाई करके देखता है। इसलिए गहरी और लंबे समय तक रहने वाली अंडरस्टैंडिंग को सबसे अच्छे से मेजर कर पाता है। निम्न में से कौन सा जीव विज्ञान में प्रामाणिक मूल्यांकन का उदाहरण है? इसमें प्रामाणिक मूल्यांकन का उदाहरण क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला प्रयोग और प्रेजेंटेशंस जो हैं ये प्रामाणिक मूल्यांकन का उदाहरण माने जाएंगे। जीव विज्ञान में व्यावहारिक कौशल का मूल्यांकन करने की एक सामान्य विधि कौन सी है? तो वो है आपकी प्रयोगशाला कार्य के दौरान अवलोकन। यहाँ पे टीचर जो है वो क्या कर रहा है, जब बच्चे प्रयोगशाला में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वो ऑब्जर्व कर रहा है उनको। ठीक है, ऑप्शन भी राइट हो जाता है। सहकर्मी मूल्यांकन जीव विज्ञान के छात्रों को कैसे लाभ पहुंचाता है? सहकर्मी मूल्यांकन जिसको हम क्या कहते हैं, पीयर असेसमेंट भी कहते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बालक एक दूसरे के काम, जैसे लैब में काम हो गया, कोई डायग्राम बना रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के काम का मूल्यांकन करते हैं बालक यहाँ पे। ठीक है, टीचर नहीं, जो पीयर्स हैं, जो साथीगण हैं, वही एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो सहकर्मी मूल्यांकन जीव विज्ञान के छात्रों को कैसे लाभ पहुंचाता है? यह सहयोगी शिक्षण और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करके, सहयोगात्मक शिक्षण, क्योंकि यहाँ पे बालक एक दूसरे के साथ एक दूसरे के काम को चेक करता है, तो इससे सहयोगी शिक्षण होता है और बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी डीप हो जाती है। इससे बच्चा खुद की सोचने की क्षमता उसकी बढ़ती है, आलोचनात्मक सोच उसके अंदर डेवलप होती है ना, और सब एक दूसरे के साथ बालक यहाँ पे सीख रहा होता है, एक टीम के रूप में काम करना सीखता है। ऑप्शन भी राइट हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है एंड हमारे कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। जैसे आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे, फिजिकल साइंस रहेगा, बायोलॉजिकल साइंस रहेगा, टेक्नोलॉजी रहेगा, एनवायरनमेंट, चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, उसके लिए आप हमें इस नंबर पे मैसेज कीजिए, लिखिए कि सर हमारा टीचिंग सब्जेक्ट बायोलॉजिकल साइंस है, हमें नोट्स चाहिए। हम आपको प्रोसेस भेज देंगे, आप फीस पे करेंगे और यहाँ से चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। ध्यान रहे, हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक है, आइए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमारे बायोलॉजी के नोट्स कैसे हैं। देखिए, कानपुर यूनिवर्सिटी CSJMU BEd सेकंड सेमेस्टर न्यू सिलेबस बेस्ड नोट्स अपडेटेड बाय SP सर, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का ही शॉर्ट नोट्स होगा। ठीक है, देखिए शॉर्ट नोट्स यहाँ पे क्या है कि चीज़ों को बहुत शॉर्ट तरीके से लिखा गया है, जिन्हें आप कम से कम समय में पढ़ करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ज्ञात हुआ कि जो ज्ञात हुआ है ना, डार्विन के 2 मुख्य सिद्धांत लिखे हैं इसमें, जीव विज्ञान की शाखाएं क्या होती हैं, ठीक है। और इस तरीके से बहुत शॉर्ट में चीज़ों को लिखा गया है ताकि आप कम से कम समय में पढ़ करके आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट में फिर हम लोग पहुँचेंगे MCQs PYQs पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आपको जो है यहाँ पे PYQ 2022, 23, 24, 25 4 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट MCQs का कलेक्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे आप, ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अब जुलाई 2022 का पेपर है ये पेपर आपका सेकंड सेमेस्टर का जुलाई में हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उसके बाद जो भी राइट आंसर है उसको नीचे लिखा गया है। ये कंप्लीट होने के बाद आगे देखिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन पेपर होगा। ये क्वेश्चन पेपर है हमारा किसका है, ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अब 2024 लगा हुआ है। और जब ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ये यहाँ पे नीचे देखिएगा, तो इसके बाद हमारा यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन चल रहा है। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात, मार्केट में जो आपका क्वेश्चन बैंक आता है वो भी हम साथ में प्रोवाइड करा देते हैं, इजी नोट्स, ताकि आपको बाहर पैसा खराब ना करना पड़े। ये देखिए आपका 2026 का जो क्वेश्चन बैंक है वो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देंगे साथ में, ताकि आपको बाहर पैसा खराब ना करना पड़े। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन, उसके बाद जो भी उसका राइट आंसर है उसको नीचे हमने टिक करके उसके बाद आपको भेजा जाएगा। तो ये फुल मटेरियल एक जगह लेने के लिए हमें अभी व्हाट्सअप कीजिए दिए गए नंबर पे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन कि जीव विज्ञान के मूल्यांकन में रूब्रिक्स का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है। रूब्रिक्स का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। देखिए रूब्रिक्स क्या होता है, रूब्रिक्स जो है ये एक स्कोरिंग गाइड या उपकरण है जिसका उपयोग छात्रों का जो काम होता है, जैसे उसकी लैब रिपोर्ट हो गई, उसका प्रोजेक्ट हो गया, या बच्चे का कोई डायग्राम हो गया, उसका मूल्यांकन करने के लिए हम रूब्रिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। रूब्रिक्स जो है इसका प्राथमिक लाभ क्या है, ये सुनिश्चित करते हैं कि छात्रों को स्पष्ट मानदंडों के अकॉर्डिंग ग्रेड दिया जाए, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है कि एक क्लियर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रूब्रिक्स ये बताते हैं कि छात्र से क्या अपेक्षा की जाती है। जैसे अगर छात्र कोशिका का चित्र बना रहा है तो रूब्रिक्स में ये क्लियर होगा कि उसको कितने नंबर दिए, उसके लेबलिंग के लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, उसकी क्लियरेंस के लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, कितना सटीक चित्र बना है, उसमें सफाई कितनी है ना। अब जैसे मैंने कहा लेबलिंग के 2 नंबर निर्धारित कर दिए जाते हैं, और उसमें क्लियरिटी कितनी है 2 नंबर उसके मिलेंगे, और उसमें क्लियरेंस कितना है, साफ सफाई कितनी है चित्र में 1 नंबर उसका मिलेगा। इस तरीके से क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है, उसी के हिसाब से उसमें बच्चे को नंबर मिलते हैं, ठीक है। और ऐसा होता है कि जब इसमें मानदंड पहले से तय होते हैं तो बालक जानते हैं कि उन्हें ग्रेड कैसे मिलेगा। इससे मूल्यांकन में भेदभाव की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। रूब्रिक्स छात्रों को ये समझने में हेल्प करते हैं कि वे कहाँ अच्छा कर रहे हैं और उन्हें कहाँ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। जीव विज्ञान के छात्रों में उच्च क्रम सोच कौशल, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम हायर ऑर्डर हॉट्स जिसको कहा जाता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है। उच्च क्रम सोच कौशल का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका निम्न में से कौन सा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जीव विज्ञान के छात्रों में उच्च क्रम सोच कौशल को मापने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो वो है केस स्टडी और समस्या समाधान कार्य। देखिए इसमें क्या है कि उच्च क्रम सोच कौशल जो होती है इसमें क्या क्या शामिल होता है। इसमें बच्चा एनालिसिस करना सीखता है, इवैल्यूएशन करना सीखता है, चीज़ों को अनुप्रयोग करना यानी कि अप्लाई करना सीखता है। अब जब बालक किसी चीज़ का केस स्टडी करता है ना, तो वहाँ पे वो सिचुएशंस को समझता है, उसके बारे में सोचता है, क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप होती है, सॉल्यूशंस निकालता है। तो इसलिए ये गहरी सोच और अंडरस्टैंडिंग को सबसे अच्छे तरीके से मेजर करता है। इसलिए बच्चे के अंदर ये उच्च क्रम सोच कौशल का जो है आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो केस स्टडी करे या किसी प्रॉब्लम समस्या समाधान कार्य को अपनाए। जीव विज्ञान की परीक्षा में इनमें से किसे एक वैध मूल्यांकन उपकरण माना जाएगा। किसे माना जाएगा भाई, तो वह संरचित व्यवहारिक आकलन। किसे माना जाएगा, संरचित व्यवहारिक आकलन। अब जैसे बायोलॉजी की बात है तो ये जो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसमें वैध मूल्यांकन की बात हो रही है। तो वैध यानी वैलिड असेसमेंट वो होता है जो वास्तव में छात्र के उन स्किल्स को मेजर करे जिन्हें सिखाया गया है। अब ये संरचित यानी कि स्ट्रक्चर्ड, क्यों संरचित होने का अर्थ है कि मूल्यांकन के जो भी मापदंड हैं वो पहले से तय हैं। जैसे अभी रूब्रिक्स की बात हो रही थी,
ये तय करता है कि मूल्यांकन कितना निष्पक्ष होगा, विश्वसनीय होगा और वस्तुनिष्ठ होगा। अब यहाँ पे व्यावहारिक आकलन होगा। व्यावहारिक कौशल का महत्व इसमें क्या है कि जीव विज्ञान केवल फैक्ट्स को याद कर लेने का सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है, प्रयोग करने की क्षमता बच्चे के अंदर डेवलप होती है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जीव विज्ञान में नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या पहचानना है? नैदानिक मूल्यांकन, निदान, पहले निदान होता है उसके बाद उपचार होता है। निदान मतलब पहले बच्चे की कहाँ कमी है, कहाँ गलती है, उसको देखा जाता है। निदान वैसे ही है, ठीक जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे पहले चेकअप कराता है, वो जानना चाहता है कि आपको 8 दिन से बुखार क्यों आ रहा है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट। वही यहाँ पे जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में वही है, अगर बच्चा गलतियाँ कर रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है वो चेक किया जाता है। निर्देश शुरू होने से पहले सीखने की कमियाँ और जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जो गलत धारणाएँ हैं, उनको पहचाना जाता है। जीव विज्ञान शिक्षा में पोर्टफोलियो का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है समय के साथ छात्रों की दीर्घकालिक प्रगति और विकास का आकलन करना। ठीक है, देखिए पोर्टफोलियो की बात हो रही है। पोर्टफोलियो में छात्र का क्या काम है, जैसे उसके जो काम होते हैं, जैसे असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, एक्टिविटीज़, ये समय समय पर ये करवाई जाती हैं। इससे टीचर देख पाते हैं कि बच्चे की प्रोग्रेस कैसी हो रही है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, समय के साथ उसमें इंप्रूवमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म असेसमेंट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन बी राइट हो गया। प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान में टेक्नोलॉजी जीव विज्ञान में मूल्यांकन को कैसे बेहतर बना सकती है? जो टेक्नोलॉजी है वो बायोलॉजी में मूल्यांकन को कैसे बेहतर बना सकती है? तो भैया ये तत्काल प्रतिक्रिया, इंस्टेंट फीडबैक दे करके और इंटरेक्टिव आकलन प्रदान करके जो है मूल्यांकन को बेहतर बना सकती है। जैसे इसमें बहुत सारे ICT टूल्स होते हैं, ऐप्स होते हैं, क्विज हो गई, उनकी माध्यम से छात्रों को तुरंत फीडबैक मिलता है, आकलन और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनता है। इससे लर्निंग और इम्प्रूवमेंट बहुत तेज होता है, इफेक्टिव भी होता है, इसलिए मूल्यांकन की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। ऑप्शन बी राइट हो गया। छात्रों की जैविक प्रक्रियाओं की समझ का मूल्यांकन करने के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे संकल्पनात्मक अनुप्रयोग प्रश्नों का उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों की जैविक प्रक्रियाओं की समझ का मूल्यांकन, किसकी समझ का? समझ का मतलब सिर्फ याद करना नहीं होता, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझना होता है, और जो चीज़ आप समझ गए हैं उसे फिर नई जगह या नई सिचुएशंस में अप्लाई करना होता है। ठीक है भाई, अगर आप किसी चीज़ को समझ गए हैं तभी उसको नई जगह अप्लाई कर पाएंगे, उसका उपयोग कर पाएंगे। संकल्पनात्मक अनुप्रयोग, इसमें यहाँ पे क्या है कि जो भी चीज़ बालक ने सीखी है, जो भी ज्ञान उसने सीखा है, उसको अप्लाई करता है दूसरी जगह, उसके बारे में सोचता है, आंसर देता है, इसलिए असली समझ यहीं से पता चलती है। ऑप्शन बी राइट हो गया। जीव विज्ञान के मूल्यांकन के लिए केवल लिखित परीक्षाओं पर निर्भर रहने का एक नुकसान क्या है? एक नुकसान यह है कि यह वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों में अवधारणाओं की छात्रों की समझ का मूल्यांकन नहीं कर सकता, कि वास्तविक जो रियल लाइफ में जो बच्चा अप्लाई करता है, चीज़ों को प्रयोग करके देखता है, उसके बारे में जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में बालक की समझ कैसी है, इसका मूल्यांकन नहीं हो पाता। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सबसे अच्छा वर्णन करता है जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ऐसा मटेरियल होता है जो टीचिंग लर्निंग के लिए सबके लिए उपलब्ध होता है, उस पर कोई बाउंडेशंस नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये निःशुल्क होता है, सुलभ शिक्षण, सीखने और शोध सामग्री जो है वो, इसकी बात कौन कर रहा है? OER कर रहा है। OER मतलब कि चीज़ें निःशुल्क होती हैं, ठीक है, फ्री होती हैं, ओपन होती हैं, और सुलभ शिक्षण यानी कि ये एक्सेसिबल होता है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, और ये टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च मटेरियल इसमें होता है, यानी ऐसी सामग्री जिसे कोई भी फ्री में उपयोग कर सकता है, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है, सीखने के लिए उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। कौन सा लाइसेंस OER से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? कौन सा लाइसेंस है? वो है हमारा क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस। कौन सा? क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस। OER का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? OER का प्राथमिक लक्ष्य है शैक्षिक पहुंच और समानता बढ़ाना। जो हमारा
जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज होते हैं ये शिक्षा को सबके लिए उपलब्ध बनाना, यानी कि एजुकेशन हर व्यक्ति के लिए हो, शिक्षा घर घर जन जन तक पहुंचे। और इसमें क्या है कि इक्वलिटी की बात होती है, सबके लिए समान अवसर, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, कोई भी व्यक्ति बिना पैसे के भी सीख सकता है। इसलिए यह शैक्षिक पहुंच और समानता बढ़ाने पर जोर देता है, नो डाउट। निम्न में से कौन सा आमतौर पर OER का उदाहरण नहीं है? कौन है? तो जो OER का उदाहरण क्या है? सार्वजनिक डोमेन वीडियो हो गए, सबके लिए है। निःशुल्क शिक्षा संबंधित ऐप हो गए। सशुल्क अकादमिक पत्रिकाएं, ये OER का उदाहरण नहीं है क्योंकि इसमें सशुल्क यानी कि फीस लग रही है। और जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज होते हैं उसमें फीस नहीं लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। OER के 5 R में क्या शामिल है? OER के 5 R होते हैं। 5 यानी कि उपयोगकर्ताओं को 5 अधिकार दिए गए हैं। अधिकार क्या है? वो अधिकार हैं, इसमें पुनः उपयोग होता है, यानी कि आप रीयूज कर सकते हैं चीज़ों को। फिर आप उसमें संशोधन, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सामग्री को बदल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कुछ सुधार कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। रीमिक्स होता है। ठीक है, और फिर पुनर्वितरित यानी रीडिस्ट्रीब्यूट भी आप कर सकते हैं। बनाए रखना, रिटेन, ठीक है, उन्हें डाउनलोड करके रखना, और ये सारी चीज़ें, ये 5 R उसमें होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। मूक का क्या अर्थ होता है? मूक का अर्थ इसमें होता है, क्या होता है? बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम। मूक को अंग्रेजी में कहते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने कहा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव मतलब बड़े पैमाने पर, इसमें एक साथ हजारों लाखों छात्र इनरोल कर सकते हैं। इससे छात्र संख्या की कोई इसमें सीमा नहीं होती, बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, ओपन का मतलब ये कि ये पाठ्यक्रम सभी के लिए खुले होते हैं, लर्निंग मटेरियल फ्री अवेलेबल होता है। ऑनलाइन होता है, सारा जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रदान की जाती है। छात्र अपनी सुविधा के अनुसार कैसे भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म मूक्स की पेशकश के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है? तो वो प्लेटफॉर्म है हमारा कोर्सेरा। कौन सा प्लेटफॉर्म है? कोर्सेरा प्लेटफॉर्म है। और कोर्सेरा दुनिया के सबसे बड़े और प्रसिद्ध, जो मूक की बात अभी हो रही थी, है ना, ये जो हमारा मूक प्लेटफॉर्म में से एक माना जाता है कोर्सेरा। कोर्सेरा जो है ये स्टैनफोर्ड, येल, इंपीरियल कॉलेज लंदन जैसी दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर के ये काम करता है। यहाँ बायोलॉजी, डेटा साइंस, बिजनेस, आर्ट जैसे लगभग हर सब्जेक्ट पर हजारों पाठ्यक्रम उपलब्ध होते हैं। और छात्र जो है वो इन पाठ्यक्रमों को फ्री में पढ़ सकते हैं और एक बहुत कम नाम मात्र फीस दे करके और उसका सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, मूक्स की विशेषताएं क्या है? मूक्स की विशेषताएं ये हैं कि इसमें जो है मापनीयता और खुलापन होता है। प्रतिबंधित पहुंच, प्रतिबंधित कुछ नहीं होता, सीमित इसमें कुछ नहीं होता, कोई फीस नहीं होती, सिंपल सी बात है। मापनीयता और खुलापन इसमें होता है। मापनीयता यहाँ पे इसको कहते हैं स्केलेबिलिटी, मतलब एक ही कोर्स को एक साथ हजारों या लाखों छात्र पढ़ सकते हैं क्योंकि हर ये पूरी तरह डिजिटल होता है। खुलापन है इसमें, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बिना किसी विशेष योग्यता या प्रवेश परीक्षा के इस कोर्स में शामिल हो सकता है। ऑप्शन सी बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। इनमें से कौन सा नुकसान अक्सर मूक्स से जुड़ा होता है? इसमें होता यह है कि नुकसान ये होता है कम पूर्णता दर, यानी लो कंप्लीशन रेट होता है। ये मूक्स की सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो भी बालक इनरोल करते हैं शुरुआत में, वो बहुत कम ऐसे होते हैं, लगभग 10% से भी कम, जो कोर्स को समाप्त कर पाएँ। ठीक है, ये पूर्णता दर यहाँ पे ज़्यादा होती है, कम पूर्णता दर होती है। CCE में निरंतर का क्या अर्थ है? CCE में निरंतर, जैसे इसमें कहा जाता है इसको कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो पहला होगा कंटिन्यूअस, मतलब निरंतर। निरंतर का अर्थ क्या होता है? निरंतर का अर्थ इसमें होता है निरंतर अवलोकन और आवधिक मूल्यांकन, मतलब छात्रों का लगातार मूल्यांकन, अवलोकन होता रहना चाहिए। ठीक है, समय समय पर मूल्यांकन भी होता रहे, यानी मूल्यांकन सिर्फ एक बार नहीं बल्कि लगातार चलते रहना चाहिए। जैसे बात हुई आवधिक मूल्यांकन की, यानी समय समय पर होने वाला मूल्यांकन आवधिक होता है कि जैसे हर महीने टेस्ट ले लो, चैप्टर वाइज टेस्ट ले लो, है ना, सेमेस्टर वाइज जो परीक्षा होती है, तो ये क्या है? ये एक आवधिक है, समय समय पर आप बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट या असाइनमेंट समय समय पर करवा रहे हो, ये सब आवधिक में आ जाते हैं। CCE के व्यापक पहलू में क्या शामिल है? ये जो सेकंड C होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक पहलू, व्यापक मतलब यहाँ पे क्या है?
व्यापक में चीजें आ जाती हैं, शिक्षण से संबंधित और सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। ठीक है, शैक्षणिक क्षेत्र में इसमें स्कूल के जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका साइंस हो गया, जैसे ये बायोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, एसएसटी हो गया, है ना, हिंदी, इंग्लिश, ये सब आपके जो है शैक्षणिक चीज़ें हो गई। और सह शैक्षणिक में क्या आ जाता है, जिसमें जैसे आपकी जो लाइफ स्किल्स होती हैं और जो भी आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, है ना, आर्ट पढ़ते हैं, संगीत हो गया, ये सारी क्या है, ये सह शैक्षणिक जो कि आपकी पढ़ाई के साथ साथ चलती हैं। ये सारी चीज़ें आपके किस में आ जाती हैं, व्यापक में आ जाती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव में आ जाती हैं। निम्न में से कौन सा सीसीई की मुख्य विशेषता है? सीसीई की मुख्य विशेषता यह है कि ये शिक्षार्थी का समग्र विकास की बात करता है, बालक का होल डेवलपमेंट हो इसकी बात करता है। भारत में सीसीई की शुरुआत किस शैक्षणिक बोर्ड द्वारा की गई थी? तो सीसीई की शुरुआत जो थी वो सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, सीसीई को भारत में मुख्य रूप से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन कहता है सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीसीई का मुख्य उद्देश्य छात्र के विकास के सभी पहलुओं का आकलन करना होता है कि सिर्फ पढ़ाई का आकलन ना करो, बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, समाज के और सामाजिक विकास कैसा है, हर चीज़ का बच्चे का जो है पहलुओं का आकलन करना होता है। सीसीई के अंतर्गत रचनात्मक मूल्यांकन में क्या शामिल है? रचनात्मक मूल्यांकन में अवलोकन आ जाता है। जैसे रचनात्मक मूल्यांकन, अगर आप जो है बच्चे के साथ अगर आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, इस देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सीखने की प्रक्रिया की निरंतर जांच करना कि बच्चा कैसे सीख रहा है, उसमें कैसे सुधार करना है, बच्चे को फीडबैक दिया जाता है। इसके लिए बच्चे को निरंतर आप ऑब्जर्व करो, बच्चों से क्वेश्चंस पूछते रहो, प्रोजेक्ट करवाते रहो, ओरली भी बच्चे से आप पूछते रहो, जिससे कि आप जो है बच्चे का मूल्यांकन होता रहे। इतनी बात क्लियर है। सीसीई में योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन जो मैंने बताया था जो लास्ट में होता है, जैसे पूरा सेमेस्टर आपका हो गया, लास्ट में आपकी परीक्षा होने जा रही है, ये आपका योगात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। और चैप्टर के दौरान, यूनिट के दौरान लगातार जो मूल्यांकन होता है वो रचनात्मक होता है। तो ये जो है कि क्या होता है, ये सीखने का मूल्यांकन करने के लिए समय समय पर होता रहता है। सीखने का मूल्यांकन देखिए ये इसका तकनीकी नाम है कह सकते हैं। इसका उद्देश्य ये जानना होता है कि एक जो फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है, जैसे पूरा एक सत्र हो गया, पूरा सेमेस्टर हो गया, टर्म हो गया, इसके लास्ट में बालक ने कुल कितना सीखा है, वो होता है ये सीखने का मूल्यांकन करने के लिए समय समय पर पीरियोडिक होता है, ये समय समय पर कराया जाता है। सीसीई प्रणाली में योगात्मक मूल्यांकन केवल साल के लास्ट में नहीं बल्कि जैसे सेमेस्टर वाइज होता है या तिमाही परीक्षा हो गई, उसके लास्ट में जो किया जाता है उसी को हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। सीसीई का एक लाभ ये है कि जब इसमें लगातार बच्चे का मूल्यांकन होता रहता है तो उसके अंदर से तनाव और चिंता खत्म हो जाती है, क्योंकि साथ साथ में पढ़ता भी रहता है। भाई इसमें यह रहता है कि ये नहीं है कि पूरे साल पढ़ के लास्ट में परीक्षा करा रहे हो, इससे फिर बच्चे के ऊपर एकदम से प्रेशर आ जाता है। लेकिन जब आप कंटिन्यू बच्चे का टेस्ट लेते रहते हो तो बच्चा चीज़ों को पढ़ता रहता है और उस पर से बोझ कम होता रहता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि सीसीई में निम्न में से किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता? तो सीसीई में हम पोर्टफोलियो और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड का यूज़ करते हैं, मौखिक परीक्षण कराते हैं, लेकिन सिर्फ बोर्ड परीक्षा ये जो है सीसीई में नहीं आता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो गया। ठीक है, सीसीई निम्न में से किस शिक्षण पद्धति को बढ़ावा देता है? जो सीसीई है हमारा, ये सक्रिय और सहभागी शिक्षण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इतना फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं और कई सारे सब्जेक्ट हैं इसमें पढ़ाने को। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, 53 क्वेश्चन देखिएगा। निदानात्मक शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? निदानात्मक शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य होता है सीखने की कठिनाइयों या अंतरालों की पहचान करना कि बच्चे को कहाँ पढ़ने में समस्या आ रही है, जो समस्या आ रही है यानी कि कारण क्या है। उपचारात्मक शिक्षण, पहले निदान के बाद उपचार आता है। उपचारात्मक शिक्षण को सबसे अच्छे तरीके से इस प्रकार वर्णित किया जाता है। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण जो रेमेडियल टीचिंग है, इसको सबसे सही तरीके से कैसे समझाया जा सकता है? तो ये सीखने के अंतरालों को दूर करने के लिए लक्षित सहायता प्रदान करना, मतलब समझा देते हैं थोड़ा। देखिए,
उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है छात्र की जो कमजोरियां हैं, जो भी लर्निंग गैप्स रह गए हैं, उनको पहचाना जाए, उन्हें दूर करने के लिए एक विशेष सहायता, लक्षित सहायता मतलब एक विशेष सहायता दी जाए बच्चे को, यानी हर छात्र को उसकी ज़रूरत के अनुसार हेल्प करना। निदानात्मक परीक्षण आम तौर पर किए जाते हैं। निदानात्मक परीक्षण जो है वो आम तौर पर पढ़ाने से पहले या सीखने के मुद्दों को देखने के बाद किए जाते हैं। भाई निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य ये होता है छात्र की कमजोरियां, जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको पहचानना, ये जानना कि कहाँ समस्या है, इसलिए ये किया जाता है पढ़ाने से पहले। यानी कि छात्र पढ़ाने से पहले इसलिए होता है कि बालक का स्तर पता लग सके, यानी कि छात्र का स्तर पता लगाने के लिए कि आखिर इसको किस लेवल तक का हम पढ़ा सकते हैं। यह समस्या दिखने के बाद कमजोरी पहचानने के लिए किया जाता है। अगर हमें समस्या दिखी तो उसके पीछे की कमजोरी क्या है उसको पहचानने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। निम्न में से कौन उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो वो है हमारी सभी शिक्षार्थियों के लिए समान गति। देखिए उपचारात्मक शिक्षण क्या है, मैं 1 मिनट समझा देता हूँ आपको। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? उपचारात्मक शिक्षण उन विद्यार्थियों के लिए होता है जो कक्षा के बाकी बच्चों के कंपैरिजन में पीछे रह जाते हैं या जिन्हें किसी खास सब्जेक्ट को समझने में दिक्कत हो रही होती है। इसका मेन उद्देश्य बच्चों की उसके अंदर जो कमी है उसको पहचान कर उसे दूर करना होता है। ठीक है, अब जैसे ऑप्शन हमने कहा सभी शिक्षार्थियों के लिए समान गति। उपचारात्मक शिक्षण कभी भी समान गति से नहीं हो सकता क्योंकि हर छात्र की सीखने की कठिनाई अलग होती है। इसलिए टीचर को बच्चे की उसकी जो इंडिविजुअल क्षमता है, जो उसकी व्यक्तिगत क्षमता है और जो स्पीड है, उसके अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग मेथड बदलना पड़ता है, अपने हिसाब से उसको पढ़ाना पड़ता है बच्चे के हिसाब से। ठीक है, निदानात्मक शिक्षण का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? निदानात्मक शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत है शिक्षण को संशोधित करने के लिए त्रुटियों की पहचान करना। ठीक है, और फिर उसका एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना। उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है कब? जब यह व्यक्तिगत शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को संबोधित करता है, मतलब हर एक बच्चे को, क्योंकि हर बच्चा अलग गति से सीखता है, उसकी समझने की क्षमता अलग होती है। कोई बच्चा लिखकर बढ़िया समझता है, कोई देखकर बढ़िया समझता है, कोई ऑडियो विजुअल दोनों के माध्यम से समझता है। तो इसमें बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है, व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान दिया जाता है। निदानात्मक शिक्षण में आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? निदानात्मक शिक्षण में आमतौर पर किसका? तो इसमें निदानात्मक परीक्षण या त्रुटि विश्लेषण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो निदानात्मक शिक्षण होता है, डायग्नोस्टिक टीचिंग होती है, इसका मेन उद्देश्य छात्रों की सीखने से संबंधित जो भी कठिनाइयाँ, कमी या जो मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं उनको पहचान करना होता है। अब इसमें हमने क्या कहा? निदानात्मक परीक्षण ये एक विशेष प्रकार का टेस्ट होता है जो ये नहीं देखता कि छात्र ने कितने नंबर्स हासिल किए हैं, बल्कि ये देखता है कि बालक कहाँ और क्यों गलती कर रहा है। त्रुटि एनालिसिस यानी एरर एनालिसिस होता है। इसमें टीचर छात्र के द्वारा की गई जो भी गलतियां हैं उनके पैटर्न को बड़े ध्यान से अध्ययन करता है कि बालक ने यहाँ पे गलती क्यों की है ना। जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट हो तो ये देखता है कि इस जैसे मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण ही है आपका, इसमें अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बालक गलत लिख रहा है तो टीचर ये एनालिसिस करता है कि उसे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या फिर वो वर्ड्स, उसको शब्द ही समझ में नहीं आए हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या वो शब्दों को नहीं समझ पा रहा है, ये टीचर उसको एनालिसिस करता है। ये होता है त्रुटि एनालिसिस, यानी पूरी गलती का एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। उपचारात्मक शिक्षण में पहला कदम क्या है? उपचारात्मक शिक्षण में पहला कदम है सीखने की कठिनाई की पहचान करना। निदानात्मक परीक्षण निम्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किस पर? तो ये विशेष शिक्षण से संबंधित कमजोरियों का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण नियमित शिक्षण से इस प्रकार भिन्न होता है। कैसे भिन्न होता है भाई? तो जो उपचारात्मक शिक्षण होता है ये नियमित, जो रेगुलर टीचिंग है उससे भिन्न होता है, व्यक्तिगत और सुधारात्मक निर्देश प्रदान करने के आधार पर। देखिए यहाँ पे नियमित शिक्षण, अगर रेगुलर टीचिंग की बात करें तो ये पूरी क्लास के लिए एक समान गति से चलता है और सेम सिलेबस लेकर के चलता है, जबकि जो उपचारात्मक होता है ये जो है कि उन बच्चों के लिए होता है जो सीखने में पिछड़ गए हैं, मतलब ये व्यक्तिगत होता है। हर बच्चे की जो भी समस्या है उसको ध्यान रखता है। यहाँ पे टीचर हर बालक की
जो भी कठिनाई है, जो समस्या है, उसके अकॉर्डिंग उसे इंस्ट्रक्शंस देता है, निर्देश देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम संग्रह का एक मूलभूत सिद्धांत है? तो इसका मूलभूत सिद्धांत रट्टाफिकेशन नहीं है, विषयों का विखंडन नहीं है, निरंतरता और अनुक्रम। आपका जो भी पाठ्यक्रम आप तैयार कर रहे हो उसमें निरंतरता होनी चाहिए। दूसरी बात, एक सीक्वेंस होना चाहिए उसमें, कि आप जो भी आपका जो भी पाठ्यक्रम है वो सरल से कठिन की तरफ है, या एक पूरा सीक्वेंस में होना चाहिए भाई। जो नया ज्ञान है वो पुराने प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का सिद्धांत संबंधित करता है, क्या संबंधित करता है? तो वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का सिद्धांत आसान से कठिन विषयों की व्यवस्था की तरफ ये संबंधित होता है। कैसे? वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से रखिए, सीक्वेंस में होने चाहिए, जैसे सरल से कठिन की तरफ, इजी टू डिफिकल्ट हो गया, निम्न स्तर से हाई लेवल की तरफ, लो लेवल से हाई लेवल की तरफ, यानी कि यहाँ पे लर्निंग को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। बहुत टफ पेपर आता है भैया। कौन सा सिद्धांत विभिन्न विषयों या विषयों के बीच संबंध पर जोर देता है? कौन सा सिद्धांत है? वो है एकीकरण, जो सब्जेक्ट्स के बीच संबंध पर जोर देता है, यानी कि सब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करके पढ़ाइए। एक सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? एक जो सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम है वो लचीला होना चाहिए। दूसरी बात, विद्यार्थी की ज़रूरतों के हिसाब से होना चाहिए। 66 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाता है। पाठ्यक्रम में निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? निरंतरता का सिद्धांत कहता है समय के साथ सीखने की तार्किक प्रगति भी, लॉजिकल प्रोग्रेस भी होती रहनी चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। कौन सा सिद्धांत ये तय करता है कि पाठ्यक्रम की सामग्री विद्यार्थी के विकासात्मक स्तर के लिए उपयुक्त है? कौन सा सिद्धांत है? तो वो हमारा सिद्धांत अनुक्रम है, प्रासंगिकता है, इंटरेस्ट है, या परिपक्वता है। कौन सा सिद्धांत है? तो वो हमारा सिद्धांत हो जाएगा परिपक्वता, मैच्योरिटी। परिपक्वता निर्माण में पाठ्यक्रम किसकी बात हो रही है? पाठ्यक्रम की सामग्री शिक्षार्थी के विकासात्मक स्तर के लिए उपयुक्त है। देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण में जो हमारा परिपक्वता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी, कहता है कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो बच्चे की आयु और उसकी जो भी मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति के अनुकूल होना चाहिए। ये सिद्धांत हमारा मानता है, परिपक्वता का सिद्धांत मानता है कि बच्चे की समझने की शक्ति उसकी आयु और मस्तिष्क की परिपक्वता के साथ बढ़ती है, समझने की शक्ति। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ेगी, है ना, उसके साथ में समझने की शक्ति भी बढ़ेगी। तो जैसी बालक को की परिपक्वता वैसा उसके लिए पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। टीम शिक्षण बढ़ावा देता है। टीम शिक्षण मतलब जहाँ टीचर्स मिलकर के पढ़ाते हैं, ये सहयोग और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी। पाठ्यक्रम संगठन में संतुलन के सिद्धांत का अर्थ क्या है? संतुलन के सिद्धांत का अर्थ है विभिन्न शिक्षण क्षेत्रों में, देखिए जो भी पाठ्यक्रम आप बना रहे हो, बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हो, वो ऐसा हो जो बच्चे को हर तरीके से हर क्षेत्र में मजबूत करे। संज्ञानात्मक क्षेत्र मजबूत होना चाहिए, भावात्मक क्षेत्र मजबूत होना चाहिए, मनोप्रेरक क्षेत्र भी मजबूत होना चाहिए, है ना, जो व्यावसायिक कौशल हैं वो भी बच्चे के अंदर डेवलप होना चाहिए। तो हर चीज़ पर समान रूप से जोर देना चाहिए। पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रासंगिकता सुनिश्चित करती है। प्रासंगिकता का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रासंगिकता सुनिश्चित करती है सामग्री शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और वास्तविक जीवन की स्थितियों से मेल खाती हो। भाई पाठ्यक्रम डिजाइन करते समय आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, जो पाठ्यक्रम है, बच्चे की आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए, उसकी रियल लाइफ से मेल खाता हुआ पाठ्यक्रम आपका होना चाहिए। निम्न में से कौन सा सिद्धांत छात्रों की रुचियों और अनुभवों के साथ पाठ्यक्रम को संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो वह हमारा है शिक्षार्थी केंद्रित, जो बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है, बच्चे के अनुभव को ध्यान में रख करके जो पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है वो शिक्षार्थी केंद्रित हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। माइक्रो टीचिंग का यूज जो है वो विशेष टीचिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए किया जाता है। अगर जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होती है उसके अंदर कोई विशेष स्किल अगर डेवलप करनी है, जैसे ब्लैक बोर्ड स्किल हो गई, टीचिंग स्किल हो गई, या प्रस्तावना प्रश्न कौशल हो गया, जो भी कौशल विकसित करना है उसके लिए जो है माइक्रो टीचिंग का यूज होता है।
एक्शन रिसर्च की एक प्रमुख विशेषता ये है कि ये व्यावहारिक और कक्षा आधारित होता है। व्यावहारिकता का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसका उद्देश्य क्लास में आने वाली जो भी उस समय की जो तात्कालिक समस्याएं हैं, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, उनका समाधान खोजना होता है। एक्शन रिसर्च का ये काम है। दूसरी बात, कक्षा आधारित होता है। ये सीधे तौर पर कक्षा का जो भी एटमॉस्फेयर है और जो भी विद्यार्थियों का व्यवहार है और जो भी लर्निंग प्रोसेस है उससे ये कनेक्ट होता है। ओके, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। निम्न में से कौन सी माइक्रो टीचिंग की मुख्य विशेषता है? माइक्रो टीचिंग की मुख्य विशेषता क्या है? छोटे समूह को एक छोटी इकाई इसमें पढ़ाई जाती है। इसमें कक्षा का आकार छोटा होता है, लगभग 5 से 10 छात्र होते हैं और समय भी कम, लगभग 5 से 10 मिनट का होता है। चलिए, माइक्रो टीचिंग के चक्र में क्या शामिल है? माइक्रो टीचिंग में आपका प्लानिंग की जाती है, फिर उसको पढ़ाया जाता है, फिर आपको फीडबैक मिलता है, फिर आप फिर से रीप्लान करते हो, फिर से रीटीच करते हो, फिर से फीडबैक आपको मिलता है। तो ये इसमें चक्र चलता रहता है। माइक्रो टीचिंग किसके लिए उपयोगी है? जो माइक्रो टीचिंग है वह नियंत्रित वातावरण में शिक्षण कौशल का अभ्यास कराने के लिए उपयोगी मानी जाती है। जैविक विज्ञान, जीव विज्ञान पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी मानी जाती है? तो इसके लिए प्रोजेक्ट मेथड। आपको देखो बायोलॉजी में कितने प्रोजेक्ट आपसे बनवाए जाते हैं, प्रोजेक्ट कितने करवाए जाते हैं आपसे, है ना? तो ये प्रोजेक्ट विधि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है बायोलॉजी में। जीव विज्ञान पढ़ाने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है आपका? प्राथमिक लक्ष्य है जीवित जीवों और जीवन प्रक्रियाओं की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना ही बायोलॉजी का प्राथमिक लक्ष्य होता है। जैविक जीव विज्ञान पढ़ाने में माइक्रोस्कोप का उपयोग निम्न में हेल्प करता है। माइक्रोस्कोप का उपयोग किस में हेल्प करता है? तो ये आपका अवलोकन संबंधी सीखना और व्यावहारिक समझ को बेहतर करता है। बायोलॉजिकल साइंस की लैब में माइक्रोस्कोप, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है। ये बच्चे के अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप करता है। भाई माइक्रोस्कोप जो है वो बच्चों को उन जो सूक्ष्म संरचनाएं, जैसे कोशिकाएं, बैक्टीरिया हो गए, इनको बालक अपनी आँखों से नहीं देख सकता, है ना? लेकिन माइक्रोस्कोप जो है इन संरचनाओं को अपनी आँखों से देखने की अनुमति देता है, जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इससे बालक का जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो डेवलप होती है। ओके, फिर बच्चे के अंदर व्यावहारिक, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। बुक्स जो होती हैं उनमें बालक केवल अगर कोशिका है उसका सिर्फ चित्र देख सकता है, लेकिन माइक्रोस्कोप के माध्यम से वो उसकी जो वास्तविक बनावट है, जो उसकी कार्यप्रणाली है, उसको समझते हैं। किसके माध्यम से? माइक्रोस्कोप के माध्यम से। तो ये बच्चे के अंदर व्यावहारिकता भी बढ़ाता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। निम्न में से कौन सी विधि जीव विज्ञान पढ़ाने में दृश्य श्रव्य सहायता का उदाहरण है? दृश्य श्रव्य मतलब जहां बच्चा देख भी रहा है, सुन भी रहा है, वो है प्रकाश संश्लेषण पर। शिक्षा से संबंधित कोई वीडियो अगर देख रहा है तो वो वीडियो में देख भी रहा है, उसको सुन भी रहा है। जीव विज्ञान पढ़ाने के रचनात्मक दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक की भूमिका है छात्र की खोज को सुगम बनाना और क्या करना? गाइड करना। क्योंकि रचनात्मक दृष्टिकोण में क्या है कि बच्चे का निरंतर जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, निरंतर बच्चे का मूल्यांकन होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे को गाइड किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो गया। जीव विज्ञान में क्षेत्र अध्ययन के लिए जो फील्ड ट्रिप होती है, क्षेत्र अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी सीखने की रणनीति सबसे अच्छी है? तो वो रणनीति है हमारी अनुभवात्मक सीखना। क्या हो जाएगा? अनुभवात्मक सीखना। अनुभवात्मक सीखना का मतलब यहाँ पे देखो, जब भी बालक कोई क्षेत्र अध्ययन करता है, कोई फील्ड स्टडी करता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को कक्षा से बाहर ले जा करके प्रकृति के साथ उसके सीधे संपर्क में लाना। बालक यहाँ पे जब प्रकृति के साथ सीधे संपर्क में आता है तो अपने अनुभव से सीखता है। यहाँ बालक चीज़ों को डायरेक्ट प्रत्यक्ष अनुभव करता है ना भाई। क्षेत्र अध्ययन में बालक यहाँ पे पौधों को, जानवरों को, जो इकोसिस्टम है उसको, उसके जो रियल चीज़ें हैं, है ना, उनको देखता है। उनके जो अब जैसे जो भी जानवर हैं उनका घर कैसा है, कहाँ जानवर रहते हैं, उनके प्राकृतिक आवास को देखते हैं, महसूस करते हैं। ये लर्निंग बाय डूइंग का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पे बच्चे की सोच बहुत गहरी होती है। जब बालक किसी चीज़ का या किसी जीव का खुद ऑब्जर्वेशन करता है तो वो जानकारी उसके ब्रेन में लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाती है। इससे छात्रों में ऑब्जर्वेशन और डेटा कलेक्शन,
एनालिसिस करने की क्षमता बढ़ती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। जीव विज्ञान शिक्षण में ब्लूम का वर्गीकरण टीचर्स की हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? तो ये उच्च क्रम सोच कौशल, मतलब हॉट्स, जिसको हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहते हैं, उच्च क्रम सोच कौशल की योजना बनाने और उसका आकलन करने में हेल्प करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। निम्न में से कौन सा जीव विज्ञान पढ़ाने का सिद्धांत नहीं है? जीव विज्ञान पढ़ाने का सिद्धांत यहाँ पे अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं, हम मूर्त से अमूर्त की तरफ चलेंगे। पहले मूर्त चीजें दिखाएंगे, फिर उसके बारे में ओरली समझाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। पाठ्य योजना के लिए हर्बर्टियन दृष्टिकोण में निम्न सभी चरण शामिल हैं सिवाय किसके? सिवाय तो भैया जो हर्बर्टियन, जिसको हम हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं, उसमें 5 पद होते हैं जी। ठीक है, अब उसमें प्रस्तुति भी है, अनुप्रयोग भी है, तैयारी भी है, लेकिन उसमें प्रयोग नहीं आता है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, प्रयोग अलग होता है, अनुप्रयोग अलग होता है। अनुप्रयोग हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में शामिल है, लेकिन ये शामिल नहीं है। अनुप्रयोग मतलब होता है एप्लीकेशन, APPLICATI ओवर एप्लीकेशन। यहाँ पे प्रयोग का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? एक्सपेरिमेंट, जो कि इसमें शामिल नहीं है। एप्लीकेशन का मतलब आपने जो भी आपकी लर्निंग हुई है, आपने जो भी सीखा है, जो सिद्धांत है, उसको आप नई और अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, ये इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एक जीव विज्ञान शिक्षक मानव हृदय को प्रदर्शित करने के लिए एक मॉडल का उपयोग करता है। यह इसका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये प्रदर्शन विधि का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे वो क्या कर रहा है? मानव हृदय को दिखा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो ये प्रदर्शन विधि हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो गया। सीखने की प्रक्रिया के दौरान फीडबैक प्रदान करने में किस प्रकार का मूल्यांकन सहायक होता है? किस प्रकार का मूल्यांकन? तो वो हमारा रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो सहायक होता है। जीव विज्ञान पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक उद्देश्य है? संज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है? यहाँ पे पौधों के भागों की बालक पहचान कर रहा है, ये उसका संज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएगा। जीव विज्ञान में मनोदैहिक कौशल, मनोदैहिक मतलब साइकोमोटर स्किल्स, मनोदैहिक कौशल का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहले तो इसको समझो। साइकोमोटर स्किल्स का मतलब वो स्किल्स जिनमें हमारा माइंड और जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। मतलब हमारे मस्तिष्क और बॉडी पार्ट्स के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जीव विज्ञान में इसका आकलन व्यावहारिक परीक्षा द्वारा सबसे अच्छी तरह किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, व्यवहारिक परीक्षा द्वारा सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अब जैसे इसमें हम कहें कि हैंड्स ऑन स्किल्स की अगर हम बात करें, तो जीव विज्ञान में जैसे माइक्रोस्कोप का उपयोग करना, स्लाइड बनाना, या जो लैब के टूल्स हैं, औजार हैं, उनको बहुत सही ढंग से इस्तेमाल करके रखना, ये हमारा साइकोमोटर स्किल्स में आ जाता है। या चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसको लिखना, यानी कि इन स्किल्स को केवल लिखकर या बोलकर नहीं मापा जा सकता, इसके लिए बालक को वास्तव में काम करके दिखाना पड़ता है, जिसका मूल्यांकन टीचर जो है वो व्यावहारिक परीक्षा के दौरान ही कर सकता है। जीव विज्ञान मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जीव विज्ञान आपको पता है कि यह जीवित जीव और उनकी जीवन प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। एक रचनात्मक जीव विज्ञान कक्षा में सीखना जो है वह छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है कि बच्चे ने पहले से कितना सीखा है। जीव विज्ञान में सीखने की कठिनाइयों के निदान के लिए इनमें से कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है? तो कठिनाइयों का निदान कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? कठिनाइयों का निदान, तो मतलब ये निदान परीक्षण हो जाएगा। निम्न में से कौन सा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में मदद करता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पूछने और प्रयोग करने को प्रोत्साहित करना। बच्चों को आप प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करो, है ना, चीज़ों को प्रयोग करने के लिए भी आप प्रोत्साहित करो। जीव विज्ञान में एक पाठ्य योजना में शामिल होना चाहिए। जो एक पाठ्य योजना होती है उसमें उद्देश्य होने चाहिए, सामग्री होनी चाहिए, विधियाँ होनी चाहिए, और बाकी जो टीचिंग एड्स होते हैं, इवेल्युएशन, सारी चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। जीव विज्ञान शिक्षण में ICT का उपयोग करने का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है? क्या लाभ नहीं है भाई इसका? देखिए, दृश्यावलोकन को बढ़ाता है, ये तो लाभ है। तुरंत फीडबैक देता है, ये भी ठीक है। छात्र जुड़ाव को कम नहीं करता, बढ़ाता है। अमूर्त अवधारणाओं को ठोस बना देता है, बिल्कुल सटीक बात, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।
शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ये जो है ब्लूम के द्वारा 1956 में किया गया था, जिसको बाद में 2001 में संशोधन भी किया गया। जीव विज्ञान शिक्षण में अनुमानी पद्धति निम्न पर आधारित है। अनुमानी पद्धति जो है किस पर आधारित है, तो ये खोज और स्व शिक्षण पर आधारित है। अनुमानी पद्धति जिसको हम ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं और उसको खोज विधि भी कहा जाता है। तो ये खोज और स्व शिक्षण यानी कि इस पद्धति में छात्रों को एक डिस्कवरर की स्थिति में रखा जाता है, खोजकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। टीचर उन्हें सीधे आंसर बताने के बजाय ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जहां बालक खुद प्रयोग करे, तर्क करे, अन्वेषण के माध्यम से समाधान खोजता है। बालक स्व शिक्षण खुद जो है यहाँ पे सीखता है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला पद्धति निम्न विकसित करने में मदद करती है। जो प्रयोगशाला पद्धति है ये बालक के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करती है। बहुत हमने फास्ट पढ़ाया है क्योंकि 100 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सबको पढ़ाना है, तो इसीलिए बहुत जल्दी पढ़ा दिया हमने। ठीक है, नोट्स नहीं लिए तो अभी भी आपके पास समय है, फटाफट मैसेज कीजिए। फीस आपको कुछ पे करनी पड़ती है और नोट्स आपको मिल जाते हैं। ये हमारा दूसरा चैनल है जो हमने यूपी टेट सीटेट को टारगेट के लिए बनाया है। ठीक है, लर्न विद एसपी सर टेट एंड सीटेट क्लासेस जो आपकी यूपी टेट परीक्षा होनी है जुलाई में, उसके लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पौधों और जानवरों के वर्गीकरण को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे बेस्ट है, तो वो फील्ड ट्रिप विधि की बच्चों को फील्ड पे ले जाओ और वहीं जो है अलग अलग प्रकार के जानवर, अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं, वहीं जाकर के समझाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।